नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर चले आए हैं पर्यावरण के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो निश्चित रूप से बड़े ही इम्पॉर्टेंट है और एक तरीके से ये आपका प्रैक्टिस सेट है, वन लाइनर के फॉर्मेट में है, जो आपकी आगामी 23 जनवरी को होने वाली परीक्षा के लिए अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है आज का हमारा कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण से जो हमारा अभिप्राय है, भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। भूमि के चारों ओर हो, जो जल के चारों ओर, वायु के चारों ओर अस्तित्व में है, तथा उन संपूर्ण दशाओं का योग है जो एक व्यक्ति को एक बिंदु पर घेरे हुए है। साथ ही भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो आपस में संबंधित होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि अंतर संबंधित होती है। ये देख सकते हैं कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, प्राकृतिक घटक कौन से हैं और मानव निर्मित घटक कौन से हैं, जिनको आपने जैव अजैव के नाम से जाना। जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, है ना, जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। मानव निर्मित में देख लीजिए, इमारतें हैं, पार्क है, ये सारी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती है। भौतिक, जैव और सांस्कृतिक तत्व भी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। भूमि, जल, वायु, पौधों और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया, ये पर्यावरण का अर्थ है। प्रश्न नंबर 2 आज का हमारा है, पर्यावरण बनता किससे है? जो हमारा इन्वायरमेंट है या पर्यावरण किससे बनता है? तो समस्त जैविक घटकों से। जितने भी अजैविक घटक हैं, जैविक घटक मतलब जीव जंतु वनस्पतियाँ, ये सब जैविक घटक हैं। अजैविक घटक मतलब भूमि, पहाड़, जल, वायु, ये सब अजैविक घटक हैं। भू आकृतिक घटक मतलब जो ज़मीन को आकार देते हैं, जैसे पत्थर, पहाड़, ये भू आकृतिक। स्थल, समतल जमीन, ये भू आकृतिक घटकों के अंतर्गत आता है। तो ये सब मिल करके पर्यावरण का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि धारणीय विकास का क्या उद्देश्य है? हाँ, विकास कैसा होना चाहिए भैया? विकास धारणीय है, यानी कि जो ऐसा विकास जो धारण करने योग्य हो। ऐसा विकास नहीं जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक हो। ऐसा विकास हमको चाहिए। विकास से ही मनुष्य के विनाश का कारण है। जो अंधाधुंध विकास हुआ है, उसकी वजह से बहुत तेज़ी से पेड़ पौधों का नुकसान हुआ है, प्राकृतिक वनस्पतियों का नुकसान हुआ है, जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हुए हैं। तो ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा विकास चाहिए जो दोनों के बीच संतुलन का काम करता हो। ऐसे विकास को हम लोग धारणीय विकास की अवधारणा से जोड़ते हैं। ऐसा विकास हमें चाहिए जो हमारे जितना प्रकृति के लिए हमें जितनी उपयोगी चीज़ें लेनी उतना हम ले लें और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित छोड़ दें। यही धारणीय विकास के अंतर्गत आता है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग करना है, संरक्षण करना है और उनका उचित प्रबंधन करना। ऐसा है नहीं कि हम अपने ही सब लोग यूज कर लें और हमारी आने वाली पीढ़ियां जल देखने को तरस जाए, स्वच्छ हवा में सांस लेने को तरस जाए, पेड़ पौधों के बारे में उसे देखने के लिए एक अलग जगह जाना पड़े। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। धारणीय विकास की व्याख्या वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग WCED के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पर, यह जो है धारणीय विकास सबसे पहली वहीं पर रिपोर्ट आई थी। इसमें आवर कॉमन फ्यूचर पर यह बात हुई थी, जिसमें हम लोगों ने हमारा जो साझा भविष्य कैसा होना चाहिए, इस पर बातें हुई थी जी, में की गई थी। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित की गई थी। ठीक है, फिर से आइए देखते हैं। धारणीय विकास की व्याख्या वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको WCED ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में सबसे पहले वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में की थी। एजेंडा 21, जिसे रियो घोषणा कहते हैं, इसके प्रति
पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। धारणीय विकास का जिक्र जो है एजेंडा 21 में आता है। एजेंडा 21 कहा था कि विकास कैसा होना चाहिए, धारणीय विकास ही होना चाहिए। इसके साथ ही वर्ष 2002 में जोहान्सनबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सतत विकास था, या मुख्य मुद्दा उनका जो क्या था वो सतत विकास था। ब्रटलैंड रिपोर्ट क्या है? प्रश्न नंबर 4 है कि ब्रटलैंड रिपोर्ट क्या है। अभी हम लोग जो WCED की बात हम लोग कर रहे थे कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसी रिपोर्ट को ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। इसी रिपोर्ट को ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। WCED ने 1987 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी आवर कॉमन फ्यूचर। इसी आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट जो प्रकाशित की थी उसी रिपोर्ट को ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें सतत विकास की परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। आइए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 5 कि सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट कब आई थी। भैया ये 1972 में आई थी। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जून 1992 में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के 20 साल पूरे होने पर रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील का एक शहर है वहाँ एक शिखर सम्मेलन हुआ था जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन या फर्स्ट अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। 1992 में हुआ था। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ? तो ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन अप्रैल 1987 में हुआ था, जिसको हम लोग अभी हम लोग कहे थे आवर कॉमन फ्यूचर जो WCED द्वारा प्रकाशित किया गया था, वही ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन कब किया गया? यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब से लागू हुआ? सितंबर 1987 से। प्रश्न नंबर 6 है कि वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो वर्षा की मात्रा वायुमंडल में उपस्थित नमी पर निर्भर करती है। वायुमंडल में जितनी नमी होगी वर्षा की मात्रा उतनी ही ज़्यादा कम अधिक हो सकती है उसी के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर 7, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? जो सूर्य से प्रकाश आता है वह विकिरण के रूप में आता है। सौर ऊर्जा हमको कैसे मिलती है भैया? तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा को या सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं और ये हमें विकिरण के रूप में प्राप्त होती है ना। और सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में। पानी है, जल है आपका, मान लीजिए जल है, सन है आपका, सूर्य से किरणें आती हैं, पानी भाप बनकर के ऊपर उड़ जाता है या फिर ध्रुवों पर बर्फ़ जो है पिघल जाती है या बर्फ़ को पिघल करके जल में बदलना जिसको हम लोग द्रवीकरण कहते हैं। ये जो काम होता है ना, इसमें जो है सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्न नंबर 8 है कि वायुमंडल में गैसों की प्रतिशत मात्रा बताइए। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार घुमा करके ऐसे पूछता है कि भाई बताइए कि वायुमंडल क्या है या वायु क्या है। तो वायु तो गैसों का मिश्रण है। देखिए हमारी वायु में इतनी गैसें पाई जाती हैं: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, हाइड्रोजन, ये इतनी गैसें पाई जाती हैं। रेडान नहीं पाई जाती। कभी कभी पूछता कि हीलियम अक्रिय गैस है, क्रिप्टॉन अक्रिय गैस है, जेनान अक्रिय गैस है, नियान अक्रिय गैस है, यह कौन, या इनको नोबल गैस भी कहते हैं। लेकिन रेडान भी एक नोबल गैस या आदर्श गैस है या अक्रिय गैस है, वह नहीं पाई जाती। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न उसका पूछता है कि वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है, तो वही बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें बनता है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो भैया सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। 78.08% की मात्रा में नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे पाई जाती है। वायु हमारी जो है या वायुमंडल हमारा इन गैसों का मिश्रण है। वायु न कोई यौगिक है, न कोई तत्व है, न कोई पदार्थ है, इतने गैसों का वह मिश्रण है। नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95 या कहीं कहीं आपको 20.93 लिख करके आता है। तो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था भैया, इसका 20 आगे घटा दीजिए और दूसरे का मात्रा जो 93 बच जाएगा वो आर्गन का रहेगा, है ना।
20.95 ऑक्सीजन है, 0.93 आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.036 है, और नियान 0.002 है, हीलियम 0.0005 है, 0.001 क्रिप्टॉन है, जेनान 0.0040 है, 9 है, हाइड्रोजन 0.00005 है। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन की मात्रा सबसे कम है हमारे वायुमंडल में। प्रश्न नंबर, और सबसे ऊपर पाई जाती है सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। वायुमंडल सबसे हल्की गैस कौन है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की खोज लेवासिए ने किया था। यह गैस सबसे हल्की है और वायुमंडल में सबसे ऊपर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायु क्या है। तभी मैंने बताया कि वायु एक मिश्रण है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं आज का। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? अरे भाई, वनस्पतियां, पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हमारा जीना दुर्भर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? 4-5 कार्य दिए रहेंगे। तो वायु का प्रदूषण, यह जो है पेड़ों का काम नहीं, बल्कि पेड़ पौधे वायु के प्रदूषण को दूर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण कर लेते हैं भोजन बनाते समय। आज का प्रश्न नंबर 12 है कि पर्यावरण अपकर्ष से क्या आप समझते हैं? पर्यावरण अपकर्ष क्या है? प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि, या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को ही पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि पर्यावरण अपकर्ष किसे कहते हैं। फिर से देखते हैं। प्राकृतिक आवास का विनाश, दूसरा जैव विविधता की हानि, या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को ही पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि अपक्षय किसे कहते हैं। अपक्षय, अपक्षय एक प्राकृतिक घटना है या प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। जब चट्टान टूट टूट के छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं भैया? अपक्षय कहते हैं। एक शब्द आता है धारणीय कृषि। धारणीय कृषि का क्या अर्थ है? कृषि कैसी होनी चाहिए? देखिए भाई, कृषि तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन खेती में कैसा हम लोग प्रयोग कर रहे हैं? रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं, खतरनाक से खतरनाक कीटनाशक डालते हैं, और रोगों के उपचार के लिए तमाम, लेकिन ये सब चीज़ें एक तरीके से एक नई हमारी मृदा को, इस धरती को प्रदूषित कर रही हैं। कीटनाशक बह करके बरसात के पानी के साथ नदी तालाबों में मिल करके उसको भी प्रदूषित कर देते हैं। तो ऐसी कृषि में उत्पादन तो बढ़ा है, रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल से, कीटनाशकों के इस्तेमाल से खेती की उपज बहुत बढ़ी है, लेकिन इसी के साथ साथ पर्यावरण का प्रदूषण भी बढ़ा है, मृदा का प्रदूषण भी बढ़ा है, बीमारियां भी बढ़ी हैं। तो हमें ऐसे कृषि की ज़रूरत नहीं है जो कि नुकसान करे। तो कृषि कैसी होनी चाहिए? धारणी कृषि होनी चाहिए। धारणी कृषि का अर्थ है कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता ज्यों की त्यों अक्षुण्ण बनी रहे। इसलिए जैविक उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए, गोबर की खाद डालना या जुला का उपकरण, तो ये सब जैविक या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना, ये सब भूमि की उर्वरता को भी बनाए रखेंगे और उसकी गुणवत्ता को भी बनाए रखेंगे। आज का प्रश्न नंबर 5 कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो समिट का नाम हम लोग रोज सुनते हैं, आखिर में ये है क्या? पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो समिट क्या है? तो ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। रियो को नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्ष 1992 में पूरे देश के 172 देशों के शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर आए थे और एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। यह 1972 में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था, उसी की याद में किया गया था। इसको प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो समिट कहते हैं। यह एक्चुअल में पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र का पूरे देश का पर्यावरण विकास सम्मेलन था, जिसे रियो या अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। विश्व भर के नेता ब्राज़ील के शहर में जुटे हुए थे। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई थी और पहली बार बड़ी मजबूती के साथ इन मुद्दों को उठाया गया था, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को। एजेंडा 21 क्या है? इसी सवाल आता है कि एजेंडा 21 क्या है। 1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन की जो 20वीं वर्षगांठ, जिसको आप लोग पहला अर्थ समिट या रियो समिट कहते हैं, उसी में जितने भी देश थे उन सभी सम्मिलित देशों ने
धारणीय विकास की योजना बनाए कि ऐसा विकास, अंधाधुंध विकास ना हो, धारणीय विकास हो, है ना। एक कार्यवाही की योजना स्वीकृत की थी। इसी कार्यवाही की योजना को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, या 21वीं सदी में हमारी दुनिया कैसी हो, हमारा विकास कैसा हो, इसी को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। यह तो लागू हो गया एजेंडा 21, और इसकी समीक्षा वर्ष 1997 में, जिसको Rio+5 सम्मेलन कहते हैं, हुआ था। एजेंडा 21 में आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या मुख्य एजेंडा था कि जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, विकासशील देशों, दूसरा आपको दिख रहा होगा, विकासशील देशों की गरीबी का निवारण और जनसंख्या नियंत्रण, सबको खाद्य, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। यह रियो सम्मेलन एजेंडा 21 का इसका मतलब था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सम्मेलन के 5 वर्षों, प्रश्न नंबर 17, Rio+20 कब हुआ? तो रियो तो हुआ 1992 में, उसमें 20 साल जोड़ दीजिए, 2012 में हो गया, है ना। तो Rio+20 सम्मेलन 2012 में हुआ था, ठीक है। रियो में हुआ था, इसलिए रियो लिखा है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 के 20 साल बाद 2012 में सम्मेलन हुआ था। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी जिसको कहते हैं, ये कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो नीरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो अक्सर परीक्षा में आ जाता है, सुपर इम्पॉर्टेंट ये सवाल है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, नीरी को याद कर लीजिएगा। इस पर मैं लिखता हूँ इम्पॉर्टेंट। जी हाँ, नीरी की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी और नागपुर में हुई थी, इसका मुख्यालय भी वहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NEA से आप क्या समझते हैं? तो एन का अर्थ हो गया नेशनल, ई का हो गया इन्वायरमेंट, ए का अर्थ हो गया अथॉरिटी या प्राधिकरण। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, जो भी प्राधिकरण कोई चीज़ होता है तो किसी न किसी कानूनी मुद्दे को सुलझाने के लिए होता है। तो इसका गठन, NEA का गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने किया था। ये ऐसे मामले देखता है जिसमें पर्यावरण की मंजूरी आवश्यक है। पर्यावरण विभाग मंजूरी नहीं देगा तो बहुत से आयोजन आपके नहीं हो सकेंगे, बहुत से कार्यक्रम या नहीं हो सकते। तो ये ऐसे मामलों को देखता है जिसमें पर्यावरण की मंजूरी जरूरी हो। प्रश्न नंबर 20 है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय, जिसको WMO कहते हैं, ये विशेषज्ञ एजेंसी, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, तो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरणीय कार्यक्रम, इसको यूनेप बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेप का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और इसकी स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। स्टॉकहोम सम्मेलन, जी हाँ, यूनेप। EPA का पूर्ण रूप क्या है? तो EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एक्ट मत कह लीजिएगा आप लोग। EPA का अर्थ है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। एक शब्द आता है बार बार, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल है क्या? ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी, यानी जो सरकारी न हो, गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसको हम लोग कहते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, कब पारित हुआ और किस नाम से जानता है? तो आप सबको पता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित हुआ था और इसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। और आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साइलेंट स्प्रिंग क्या है और इसके लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग एक पर्यावरण विज्ञान से संबंधित पुस्तक है जिसकी लेखिका अमेरिकी जीव विज्ञानी रेचल कार्सन है। यह पुस्तक 1962 में प्रकाशित हुई थी। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपकी तैयारी में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में ये वीडियो मेरे मददगार साबित हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपको बना करके भेजता रहूँगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।